नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए आपको ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाते हैं जो मुकामी सतह की होती हैं, इलाकाई सतह की होती हैं, कौमी सतह के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो हालात हैं या तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उस बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे कि अब साल जो 2025 है वो अब हमसे रुखसत हो रहा है। ऐसे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2025 में जो वाक़यात पेश आए हैं, जो तब्दीलियाँ दुनिया में और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में रूनुमा हुई हैं, उस सिलसिले में भी हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो बहरहाल जो पहली खबर आई है वो खबर ये है कि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ये बात कही थी कि किस तरह हिंदुस्तान के दौलत को लूटकर भगोड़े भाग गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ विजय माल्या की और ललित मोदी की, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन दोनों के बारे में दुनिया क्या तासुर रखती है या दुनिया क्या समझती है, ख़ास तौर पर हमारी जो मोदी हुकूमत है उसका क्या मौक़िफ़ है। तो बहरहाल इस सिलसिले में खबर आ रही है कि ललित मोदी और विजय माल्या को वापस लाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम विजय माल्या और ललित मोदी जैसे भगोड़ों को वापस लाएंगे। दरअसल आप देखेंगे कि विजय माल्या तकरीबन 11,000 करोड़ का चूना लगाकर हिंदुस्तान से फ़रार हुआ था, जबकि ललित मोदी जो IPL का बानी भी समझा जाता है, यानी इंडियन प्रीमियर लीग का बानी भी समझा जाता है, और उसके ताल्लुकात आप अंदाज़ा कीजिए कि सुष्मिता सेन और दूसरी कई बॉलीवुड अदाकाराओं से भी है। वैसे भी आप देखेंगे कि पैसे का कमाल है, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर पैसा बोलता है, और अंदाज़ा कीजिए कि जो सियासतदान हैं वो भी यानी जानवरों की तरह बिक जाते हैं। वो सियासतदान बिक जाते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि अक्सर सियासतदान ऐसे ख़राब नहीं होते, बल्कि कुछ सियासतदान होते हैं जो इख्तिदार में भी बैठे रहते हैं, लेकिन इस तरह के भगोड़ों को भगाने में उनका भी अहम किरदार होता है। तो बहरहाल हुकूमतें मौजूद रहती हैं और ये भगोड़े हिंदुस्तान को लूटकर भागते हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है, ये भी एक सवाल है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में, जबकि उन्हें ओहदे वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, बनाया गया था, उस वक्त ऐलान किया था कि मैं बैरूनी ममालिक की बैंकों में जमा ब्लैक मनी लाऊंगा और फिर हर हिंदुस्तानी के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। तो ऐसे में अंदाज़ा कीजिए कि मुसलसल 2014 से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी झूठ पर झूठ का अवार्ड भी दिया जा रहा है, यानी अवाम की जानिब से किस कदर इन्होंने संगीन झूठ बोली थी उसका आज तक अवाम याद कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि वो एक जुमला था। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं क्या वो जुमले होते हैं, ये एक सवाल है। लेकिन हम बात कर रहे थे ललित मोदी की और विजय माल्या की। विजय माल्या और ललित मोदी यहाँ से फरार हुए थे, और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले विजय माल्या 70 बरस के हो गए हैं। वैसे भी इनकी जो उम्रें होती हैं, चाहे फिल्मी अदाकाराएँ हो या फिर इस तरह के लीडर हो, उनकी जो उम्रें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर कम करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, उनके बारे में अरविंद केजरीवाल से लेकर अपोजिशन कायदीन कहते हैं कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2-2 हैं, यानी 2 मरतबा इसका मतलब पैदा हुए हैं। इसका आपको बता दें कि 17 सितंबर 1950 उनकी एक डेट ऑफ बर्थ बताई गई है, और दूसरी भी एक डेट ऑफ बर्थ बताई गई है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर भी अरविंद केजरीवाल ने एतराज़ किया है। तो बहरहाल उनकी जो डिग्रियां आई हैं उनके साथ, यानी उस यूनिवर्सिटी में उस साल पढ़ने वाले, उस बरसों में पढ़ने वाली कई यानी तुलबा कदीम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का उनके साथ कभी आमना सामना नहीं हुआ और ना ही वो उनके साथ पढ़े हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये झूठ तो झूठ होती है, लेकिन झूठों का अगर किसी को बादशाह कहा जाए तो खुद हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कहते हैं हिंदुस्तान में अगर कोई झूठा है या झूठ बोलता है तो वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक विजय माल्या का सवाल है फिर या ललित मोदी का सवाल है, बीजेपी हुकूमत उन्हें वापस लाने में नाकाम रही है, और बड़े बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन उन्हें वापस नहीं लाया जाता। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये माशी यानी इकनॉमिक ऑफेंडर्स है, माशी जराइम का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमीन हैं, और इन्हें हिंदुस्तान वापस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिलवक्त वो बरतानिया में मुक़ीम है, और उन्हें अगर वापस लाया जाता है तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ वो इंजॉय कर रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, नशे में मस्त है, नशे में धुत है, और नशे में धुत होकर ललित मोदी ने एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाकर हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया। हिंदुस्तान क्या क्या मोदी हुकूमत का मजाक उड़ाया, और उसने कहा कि
हम जो है हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े भगोड़े हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इसके बाद ज़रा शर्म आई है हमारे मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा को, और उसके तर्जुमान है रणधीर जायसवाल। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ललित मोदी और विजय माल्या को वापस लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं कहा। जो आप देखेंगे कनाडा हो या फिर दूसरे ममालिक में मुक़ीम होकर हिंदुस्तान में तबाही मचा रहे हैं, सलमान खान को धमकियां दे रहे हैं, पैसा वसूल कर रहे हैं, रैनसम की रकम वसूल कर रहे हैं और मजहब की बुनियाद पर अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लाने के लिए मोदी हुकूमत कुछ नहीं कहती। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी जो खुफिया तंजीमें हैं उन गुंडों को, उन दहशतगर्दों को सिर्फ मजहब के नाम पर इस्तेमाल कर रही हैं? ये एक अहम सवाल है और ये इस सवाल का जवाब हमारी खुफिया तंजीमें ही दे सकती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक विजय माल्या का सवाल है या फिर ललित मोदी का सवाल है, उन्होंने एक वीडियो बनाया विजय माल्या की 70वीं सालगिरह के मौके पर, नशे में धुत थे, और ये ललित मोदी ने कहा कि हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े भगोड़े हैं। तो यानी हुकूमत को चैलेंज कर दिया, मोदी हुकूमत को, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हम भगोड़े हैं और तुम में बुज़दिली पाई जाती है, तुम में जुर्रत नहीं है, तुम में हिम्मत नहीं है, तुम में अज़्म व हौसला नहीं है कि कोई ऐसा काम करो जिससे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो खबर रही है जो पहली खबर हमने आपको सुनाई है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक नरेंद्र मोदी के हुकूमत में अज़्म व हौसले की कमी का, जुर्रत मंदी की कमी का सवाल है, तो समझिए कि यकीनन इसमें बहुत जुर्रत की कमी है। और जिस तरह इंदिरा गांधी जो फैसले लिया करती थी या फिर कांग्रेसी हुकूमत फैसले लिया करती थी, बहुत ही दानिशमंदाना अंदाज में, वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में तो बहुत ज़्यादा यानी मोहतात रहा करती थी और चौकस रहा करती थी। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल नाकाम हो गई हैं, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पड़ोसी ममालिक है, ख़ास तौर पर बांग्लादेश की हम बात करते हैं या फिर आप बात करते हैं श्रीलंका की बात करते हैं या नेपाल की बात करते हैं, तो हमारे जो ताल्लुकात हैं यानी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में वो ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान से तो छोड़िए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बारे में यही कहा जा सकता है कि हमारे दुश्मन नंबर 1 और नंबर 2 हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2025 में भी चीन के खिलाफ सख्त व सुस्त अल्फाज कहने से डरते रहे। ये डर क्यों है ये समझा नहीं जाता, जबकि अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की तो अहमियत कोई नहीं है हिंदुस्तान के सामने, उसे धमकियां भी देते हैं। अरे मेरे भाई, धमकियां देने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा मौका मिला था, वहां पर आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ये कहा गया कि हमारी फौज लाहौर में दाखिल हो गई है, कराची तक पहुंच गई है, तो फिर अगर लाहौर और कराची तक पहुंच गई तो फिर क्यों वापस आई, ये सोचने वाली बात है। हम फौज को सलाम करते हैं कि फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन हुकूमत की शायद बुज़दिली ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर हमारी फौज को हुकूमत इजाज़त देती तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, खास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर है, वो हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, उसके लिए जुर्रत की ज़रूरत होती है, उसमें सियासी ताकत की ज़रूरत होती है, और ये ताकत की कमी हमारी नरेंद्र मोदी हुकूमत में है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब जानते हैं, अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी को भी इस बात का एहसास है, बीजेपी को भी इस बात का एहसास है, आरएसएस को भी इस बात का एहसास है। तो बहरहाल हम जो मफरूर या भगोड़ों की बात कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी यानी हमारी हुकूमत में जुर्रत की कमी की वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की हुकूमत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो बहरहाल इसी से जुड़ी एक खबर हम आपको बताते हैं और लिए चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी मर्तबा ये कहा है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तकरीबन 70 टाइम्स यानी तकरीबन 70 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकाई है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तिजारत ना करने की धमकी दी, जिसके बाद दोनों रास्ते पर वापस आ गए यानी अमन की तरफ वापस आए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि अपने मुंह पर खामोशी का ताला डाले हुए हैं। आज तक उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की तरदीद की है न तस्दीक की है। ऐसी खामोशी क्यों, ये सोचने वाली बात है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काका उमरा के दरो दीवार हिला दो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी में। लेकिन आपने देखा कि बार बार माई फ्रेंड अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले मोदी के खिलाफ ट्रंप खुद कह रहे हैं
کہ میں نے यानी अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई है, उसके बावजूद भी मोदी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कांग्रेस के तर्जुमान है जयराम रमेश, उन्होंने भी कहा कि मोदी ने तो हाफ सेंचुरी मुकम्मिल कर ली। हाफ सेंचुरी नहीं बल्कि अब 70 रन के स्कोर पर वो खेल रहे हैं, यानी 70 मरतबा उन्होंने कह दिया है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई है। लेकिन मोदी 70 मरतबा भी खामोश रहे हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए क्या डिफेंसिव अंदाज है मोदी का। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिलीप वेंगसरकर को हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की दीवार कहा जाता था, और ऐसा लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी भी दिलीप वेंगसरकर के नक्श कदम पर चल रहे हैं, यानी टुक टुक करते जा रहे हैं, यानी डिफेंड करते जा रहे हैं और खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब आपको बता दूं कि ट्रंप इंतजामिया ने एक ऐसे ओहदेदार को गैर मामूली अवार्ड से नवाजा जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाने के लिए अमरीकी कोशिशों को आगे बढ़ाया था। ये आपको बता दूं कि हिंदुस्तानी निजाद, ये जो हमारे गिल नाम है उनका, हिंदुस्तानी निजाद है, और उन्हें आज अमेरिका ने अपना बेहतरीन यानी डिफेंस का जो अवार्ड है वो अता किया है। इनका नाम है रिक्की गिल। तो बहरहाल इसके रिक्की गिल जो हैं उनको ज़बरदस्त अवार्ड से नवाजा गया है, और इस सिलसिले में जो नई दिल्ली है यानी हमारी हुकूमत है वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह हमारे मोदी जी खामोशी इख्तियार करते हैं अहम मसलों पर, यानी किसी को मार दिया जाए, किसी की इज्जत लूट दी जाए या फिर जुल्म व जबर किया जाए, उस वक्त भी वो खामोश रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि नारी शक्ति का नारा लगाने के बाद वो बिल्कीस बानो जैसी गुजरात की बेटी के जो जानी थे, रेपिस्ट थे और उसके अरकान ख़ानदान के कातिल थे, उन लोग कातिलों को, उन जानियों को वक्त से पहले ही रिहा करने का हुक्म देते हैं। क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए, अगर वो हुक्म ना दें, लेकिन मरकज़ी हुकूमत जो उनकी है और रियासती हुकूमत जो बीजेपी की है, डबल इंजन सरकार है, वो दोनों उन कातिलों को, उन रेपिस्ट की रिहाई को वक्त से पहले उसकी मंजूरी देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो रेपिस्टों से और आप देखेंगे कातिलों से भी ज़्यादा गुनहगार हैं ये हुकूमतें। तो मेरा नाज़रीन आपको बता दूं, रिक्की गिल को आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बेहतरीन जो मुमताज़ अवार्ड होता है, आला अवार्ड होता है, एक्शन अवार्ड, डिस्टिंग्विश्ड एक्शन अवार्ड जो होता है वो अता किया गया है। और क्यों अता किया गया है? इसलिए अता किया गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी की बातचीत में उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। अब अंदाज़ा कीजिए कि अब क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस बात को भी डिनाई करेंगे? मैं समझता हूं कि हरगिज़ डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन खामोशी इख्तियार करेंगे, क्योंकि उन्हें खामोश रहने का यानी अहम मसाइल पर, सुलगते मसाइल पर, हिंदुस्तान के पेचीदा मसाइल पर खामोश रहने की आदत है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में दम है, अगर आप में सियासी हौसला है, तो फिर इंदिरा गांधी के नक्श कदम पर चलिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए और कहिए अगर ट्रंप गलत है तो फिर आप कह दिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्यों आप नहीं कहते? अगर ट्रंप सच है तो फिर आप तस्दीक कर दीजिए कि ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग बंदी हुई है उसमें अहम किरदार अदा किया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस अंदाज में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, उस पर तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानियों को फख्र होना चाहिए, और हम फख्र भी करते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म की खामोशी और ये बताती है कि क्या वो बहुत कमज़ोर है, क्या वो अपनी हिम्मत नहीं रखते कि हकीकत का सामना कर सके। तो बहरहाल ये जो खबर आ रही है आपको बता दूं कि अमरीकी जो वजारत दाखिला है, वज़ारत ख़ारजा है, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो है, उन्होंने मिस्टर गिल को ये अवार्ड पेश किया है। इससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया था। नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंगबंदी का सवाल है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंगबंदी से पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान यानी एटमी जंग शुरू करने के लिए तैयार हो चुका है, और अगर एटमी जंग शुरू होती तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी तबाही मच जाती, सारे इलाके में तबाही मच जाती। और उस तबाही को रोकने के लिए ट्रंप का कहना है कि मैंने जंग रुकवाई है, लेकिन मोदी का कुछ कहना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने पूरे
खुलूस के साथ और पूरे जोश व खरोश के साथ कहा कि ट्रंप से ये जंग रुक आई है। तो पाकिस्तान ने हाँ कही लेकिन मोदी ने ना कही। ऐसा क्यों कहा, ये भी सोचने वाली बात है। वैसे भी आप अंदाजा करते हैं कि किस तरह चीन दुश्मन नंबर 1 है और हमारे मोदी जी चीन के करीब जाने लगे हैं। ये वही चीन है जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा है। खुद अमेरिकी कांग्रेस में भी एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि चीन ने हिंदुस्तान की हज़ारों किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पर जो गाँव हैं, खुद अरुणाचल प्रदेश के जो गाँव हैं उनके नाम भी तब्दील कर दिए हैं। और चीन मुसलसल हिंदुस्तान के खिलाफ दरअंदाजी कर रहा है। और गुलवान वादी गुलवान में क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ पर देखा कि किस तरह हमारे सिपाहियों को चीन ने शहीद किया था। उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म कहते हैं कि किसी ने भी हम यानी चीन ने हमारी 1 इंच ज़मीन पर भी कब्जा नहीं किया। क्या नॉलेज है हमारे वज़ीर आज़म की, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल अब ट्रंप फिर एक बार इस तरह एक हिंदुस्तानी निज़ाद ओहदेदार को अवार्ड देते हुए वाज़ेह कर दिया है कि हमने ये जंग रुकवाई है। और आपको ये बता दूँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ये सबसे बड़ा एजाज़ है और ये हिंदुस्तानी निज़ाद यानी मिस्टर गिल को दिया गया है। और आपको ये बता दें कि ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के जो मकासद होते हैं, जो अखराज होते हैं, उसको पूरा जो करते हैं उसकी के यानी एवज़ ये अवार्ड दिया जाता है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह उन्होंने इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड डिप्लोमेटिक आउटरीच जो है उसके लिए उसका मुजाहरा किया और उसमें अहम किरदार अदा किया। तो बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि 2025 में यानी इस साल रुखसत हो रहा है। इस साल आप देखेंगे कि बेशुमार हिंदुस्तानियों को, हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया गया है, मुल्क बदर किया गया है, मुल्क से निकाल दिया गया है। इस सिलसिले में अगर आप देखेंगे कि अमेरिका ने किस तरह बेइज्जती के साथ हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया, वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तानियों को ये कहकर कि आप गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उन्हें हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डालकर हिंदुस्तान से यानी अमेरिका से निकाला गया और अमेरिकी फ़ौजी तैयारों में भर भर कर हिंदुस्तान लाया गया। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल खामोश रहे। एक लफ्ज़ भी उन्होंने अदा नहीं किया कि आखिर मिस्टर ट्रंप आपकी हिम्मत कैसे हो है कि हमारे हिंदुस्तानी को आप इस कदर बेइज्जती के साथ वापस कर रहे हो, कुछ नहीं कहा। और आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह खामोश रहते हैं हमारे वज़ीर आज़म। उन्होंने तो खुद तनकीद की थी खामोशी के लिए आनजहानी साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कि ये बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं और आज वही खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो अब इनको कौन कौन तनकीद का निशाना बना रहा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी हिंदुस्तान का बच्चा यही कह रहा है कि मोदी ने हिंदुस्तान को जलील करने से मुतालिक अमेरिका की कोशिशों पर, ट्रंप की कोशिशों पर, ट्रंप के इक़दामात पर कोई बात नहीं की। आज हिंदुस्तान को ये जान लेना चाहिए, ख़ासतौर पर भक्तों को ये जान लेना चाहिए कि किस तरह मोदी खामोश रहते हैं। और आपने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने कोई मसला नहीं छेड़ा और ना ही हिंदुस्तानियों की इज़्ज़त नफ्स की यानी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात की। तो बहरहाल आपको बताना ये है कि 2025 के दौरान अमेरिका से, सऊदी अरब से, मुत्तहदा अरब इमारात से और दुनिया के तकरीबन 81 ममालिक से हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा ने राज्यसभा में पेश की और ये 22 दिसंबर को पेश की गई, लेकिन अब मंजर आम पर आई है। उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क ने हिंदुस्तानी को डिपोर्ट किया है 2025 में तो वो सऊदी अरब है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, आप हैरत में मत आइए। सऊदी अरब में तकरीबन 29 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी बरसर खिदमत है और जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत है, क्योंकि वहाँ पर मजहबी बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तासुब नहीं बरता जाता, इम्तियाज़ रवा नहीं रखा जाता। ये सोचने वाली बात है। और हमारे पास आप देखिए कि अब अदलिया पर भी, अदालतों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो जानिबदाराना फैसले दे रहे हैं, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। तो बहरहाल नाज़रीन, सऊदी अरब ने 2025 में अमेरिका से कहीं ज़्यादा हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया है। अमेरिका ने, आपको बता दूं कि 2025 के दौरान जितने लोगों को डिपोर्ट किया उनकी तादाद है 3000
800 अमेरिका से ये डिपोर्ट किए गए हैं, बड़ी बेइज्जती के साथ डिपोर्ट किए गए हैं। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जो हमारे सिख भाई हैं उनकी पगड़ियाँ उछाली गई और उन पगड़ियों को आप देखेंगे कि कूड़ेदान में डाल दिया गया, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। तो बहरहाल उसी तरह कुछ नहीं कहा, जिस तरह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है तो वो खामोशी इख्तियार करते हैं, उसी तरह सिखों के बारे में भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो डिपोर्ट किया गया है वो आदाद शुमार मरकज़ी वज़ारत उमूर ख़ारजा ने दिए हैं और वो भी राज्यसभा में ये पेश किए हैं आदाद शुमार। अमेरिका ने 3800 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया 2025 में। तो सऊदी अरब के बारे में आपको जानकर हैरत होगी कि 11,000 से ज़ायद हिंदुस्तानियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया है, यानी मुल्क बदर किया गया और मुल्क से यानी सऊदी अरब से निकाला गया। और अगर आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 81 यानी 81 कंट्रीज से 81 मुल्कों से जिन हिंदुस्तानी को निकाला गया उनकी तादाद 24,600 बताई गई है, यानी 2025 के दौरान 24,600 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक अमेरिकी से हिंदुस्तानियों को निकाले जाने का सवाल है, वाशिंगटन डीसी से 3,414 हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर किया गया, जबकि ह्यूस्टन से 234 हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर किया गया। जबकि आप अंदाज़ा कीजिए शिकागो से और मुख्तलिफ इलाक़ों से भी गैर मामूली तादाद में हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है या गिरफ़्तार किया गया है। आज भी वो सेंटर्स में है, हो सकता है उन्हें कब भेजा जाएगा, लेकिन इज़्ज़त से भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म तो कुछ कहने वाले नहीं हैं। कम अज़ कम आवाम को ही और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन जमातें हैं उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए और अमेरिका से नुमाइंदगी करनी चाहिए कि इस तरह की हरकतें हिंदुस्तानी जो तारकीन वतन हैं उनके साथ ना की जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बता दें कि 2025 के दौरान जो डिपोर्ट किए गए हैं उनकी तादाद हमने आपको बताई है। और आपको ये भी बताते हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात में हिंदुस्तानी कसीर तादाद में है और वहाँ तो ये कहा जाता है कि अगर पेट्रोल के लिए वहाँ की ज़मीन खोदी जाए तो वो पेट्रोल की बजाय हिंदुस्तानी निकलेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, वहाँ आपको बता दें मुत्तहदा अरब इमारात जो 7 स्टेट्स का 7 रियासतों का एक वफाक है और इस वफाक के बारे में आपको ये बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर हिंदुस्तानियों की कसीर तादाद है और उसमें गैर मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। और गुजराती, महाराष्ट्र और दूसरे इलाक़ों के जो हिंदू भाई हैं, हमारे हिंदू सनतकार हैं, हिंदू ताजरीन हैं, हिंदू अदाकारा हैं, वो अदाकार हैं, वो वहाँ पर मुकीम हैं, वहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि वहाँ पर मजहबी खुतूत पर किसी के साथ तासुब नहीं बरता जाता, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाता, किसी पर जुल्म नहीं किया जाता, जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। और फ़िरका परस्त जो गुंडे हैं हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर एक तरह से सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं। और आप देखेंगे कि राम भक्त होने के क्या दावा करने के बावजूद वो लोगों पर जुल्म करते हैं, कत्ल कर देते हैं लोगों को। और हद तो यह है कि उनके साथ तासुब और जानिबदारी भी बढ़ती जाती है। हद तो यह है कि मुसलमानों के घरों पर आप देखेंगे कि किस तरह यानी बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये जुल्म जबर का एक हिस्सा है। तो बहरहाल इनको मुत्तहदा अरब इमारात से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार अरब ममालिक का दौरा करते हैं, तो कम अज़ कम उन्हें वापस आकर RSS को और फिर बीजेपी के कायदीन को और बीजेपी के भक्तों को, अपने भक्तों को ये बताना चाहिए कि मज़हब की बुनियाद पर जहाँ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है वहाँ तरक्की नहीं होती और जहाँ पर इम्तियाज़ नहीं बढ़ता जाता वहाँ तरक्की होती है। और मुत्तहदा अरब इमारात के साथ साथ मुख्तलिफ जो अरब ममालिक है उसकी बेहतरीन मिसाल है। उनका दिल देखिए, उनका जिगर देखिए कि किस तरह वो हिंदुस्तानियों को बर्दाश्त करते हैं। इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि वो लोग मज़हब नहीं देखते बल्कि दियानतदारी देखते हैं, मेहनत देखते हैं, काम देखते हैं। और काम के लिहाज से आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी मुत्तहदा अरब इमारात में हो या फिर दूसरे अरब ममालिक में या खलीजी ममालिक में अरबों डॉलर्स हिंदुस्तान को रवाना कर रहे हैं और हिंदुस्तान के बैरूनी ज़र मुबादला जो हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज जो के ज़खायर हैं उसमें इजाफ़ा कर रहे हैं।
तो बहरहाल नाज़रीन, यूएई के बारे में मैं आपको बता रहा था कि 7 रियासतों पर मुश्तमिल ये एक वफाक है। यानी अगर आप देखेंगे दुबई है, अबू धाबी है, शारजाह है, अजमान है, उम्मुल कोइन है, फुजैरा है और रास अल खैमा है। ये 7 रियासतें हैं और आप वहाँ पर देखेंगे कि हर तरफ, हर कोने में, हर गली में हिंदुस्तानी नज़र आएगा। और आपको ये भी बता दूँ कि वहाँ पर हिंदुस्तानी बोली जाती है, लेकिन जो हमारे फ़िरका परस्त दरिंदे हैं वो हिंदुस्तानी की मुखालिफत करते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी किसे कहते हैं ये पता ही नहीं है इन्हें। हिंदुस्तानी उर्दू ज़बान को कहते हैं। तो बहरहाल वहाँ उर्दू ज़बान बोली जाती है। हिंदी की भी मिलावट होती है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि हिंदी उसकी खाला है। तो और ये खाला भांजी का जो रिश्ता होता है बड़ा मोहब्बत भरा होता है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह मुत्तहदा अरब इमारात में बेशुमार यानी हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हिंदू हैं। अगर आप सुखुल ज़हब जाएंगे, वहाँ के गोल्ड मार्केट को जाएंगे, तो आप देखेंगे कि 90% जो ज़ेवरात की दुकानात हैं या ज्वेलर्स हैं वो हिंदू हैं, यानी गैर मुस्लिम हैं। उनके साथ कोई तासुब नहीं बरता जाता। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, तामीरी शोबे की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा हिंदू ताजरीन और सनतकार दिखाई देंगे। ज़िंदगी के हर शोबे में हिंदू नज़र आएंगे, लेकिन वहाँ उनके साथ किसी किस्म का तासुब नहीं बरता जाएगा और ना ही उनकी हुजूम तशद्दुद में हलाक किया जाता है और ना ही वहाँ किसी की हिंदू औरत की जो इस्मत है वो ख़तरे में होती है, क्योंकि वहाँ इस्लाम है। क्योंकि वहाँ मुसलमान यानी दीन के मानने वाले हैं, वो कभी इस तरह का जुल्म जबर नहीं करते। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बेकसूर मुसलमानों को झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। और आज भी अगर आप जेलों में, हिंदुस्तान की जेलों में कैदियों का रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो कैदी है वो मुसलमान हैं और क़बाइली हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ख़तरनाक है। और दलितों पर भी जो जुल्म होता है, यहाँ दलितों को तो जानवर समझा जाता है और फिर जब मतलब की बात आती है तो उन्हें मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। तो बहरहाल दलितों की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, दलितों की जो तंजीमें हैं, उन्हें इस सिलसिले में चौकस रहना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डिपोर्टीज़ की, यानी जिन्हें अमेरिका ने या मुत्तहदा अरब इमारात ने या सऊदी अरब ने और दूसरे ममालिक ने अपने मुल्क से निकाल दिया। हमने आपको जो आदाद शुमार बताए, अमेरिका ने 2025 के दौरान 3800, सऊदी अरब ने 11,000 से ज़ायद हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया और 81 मुल्कों ने 2025 के दौरान तकरीबन 24,600 हिंदुस्तानियों को अपने अपने मुल्कों से निकाल दिया। मुत्तहदा अरब इमारात की जहाँ तक बात है, यानी यूएई की जहाँ तक बात है, तकरीबन 1470 हिंदुस्तानियों को 2025 के दौरान मुल्क से निकाला गया है। और इसी तरह अगर आप बात करते हैं तो मलेशिया से 1485 हिंदुस्तानी शहरियों को बाहर किया गया। बहरीन से ये जो तादाद निकाली गई है वो कम है, तकरीबन 764 है। और अगर तलबा की बात करते हैं तो यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम या बरतानिया से तकरीबन 170 तलबा को मुल्क बदर किया गया, मुल्क से निकाल दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से 114 और अमेरिका से 45 तलबा को 2025 के दौरान मुल्क से निकाला गया है, जबकि रूस से 82 तलबा को यानी हिंदुस्तानी तलबा को यहाँ निकाला गया था। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह ये जो आदद शुमार हमने पेश की है आपके सामने वो कि हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को साबित करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक फ़िरक़ा परस्ती का सवाल है, आज हम बात करेंगे अल हिंद एयर। आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान मरकज़ी वज़ारत शहरी हवाबाज़ी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नई एयरलाइंस को उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप डोमेस्टिक मार्केट में, सिविल एविएशन की डोमेस्टिक मार्केट में शामिल हो सकते हैं। तो बहरहाल अब अल हिंद एयर जो है वो अब डोमेस्टिक मार्केट में शामिल हो गया है और कुछ चंद ही दिनों में उसकी परवाज़ें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पहुंचती रहेंगी। तो बहरहाल अल हिंद कहते हैं द इंडिया। और आप अफसोस की बात यह है कि जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं, जैसे ही अल हिंद एयर को यानी एयरलाइन की ये कंपनी को शहरी
हवाबाजी की जो कंपनी है उसे इजाज़त दे दी जाती है मरकज़ी वज़ारत शहरी हवाबाजी की जानिब से, तो फिर आप देखेंगे कि जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं किस तरह का ख्याल करते यानी इज़हार ख्याल करते हैं, किस तरह यानी इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं और कहते हैं कि अल हिंद जो है ये अब शहरी हवाबाजी का जिहाद है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि अल हिंद ये अपने मुल्क के नाम से, इंडिया के नाम से अगर कोई एयरलाइंस निकलता है, और आप देखेंगे कि अगर अरबी में अल हिंद जो है हिंदुस्तान को कहा जाता है, सारे अरब ममालिक में, सारे मुस्लिम ममालिक में अल हिंद कहा जाता है, और ये दरिंदों को इस बात का पता ही नहीं है कि इंडिया को अरबी में हिंद कहते हैं। और आपको बता दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद मुबारक है, ये रिवायात आई हैं और कि जिसमें इसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं ये समझ नहीं पाते कि हिंदुस्तान क्या है, और अफसोस की बात यह है कि अपने आप को हिंदू भी कहते हैं और इन्हें यह भी पता नहीं है कि जो हिंदू वर्ड है वो फ़ारसी वर्ड है, फ़ारसी लफ्ज़ है, और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं। और एक मुस्लिम मुल्क की जो ज़बान है फ़ारसी, उसका वर्ड हिंदू है और ये हिंदू इस्तेमाल करते हैं। क्या ये अब हिंदू इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? ये चैलेंज है कि वो नहीं बंद कर सकते। तो बहरहाल नाज़रीन, अल हिंद एयर का जो इजाज़त मिली है वो डोमेस्टिक एयरलाइन होगी, और जो मुल्की परवाज़ें हैं यानी अंदरूनी मुल्क जो परवाज़ें हैं वो उसका आगाज़ करने वाली है। और आपको बता दूं इसके जो मालिक हैं मोहम्मद हारिस तथानी कहा जाता है, मोहम्मद हारिस टी। और आपको बता दूं कि ये जो मोहम्मद हारिस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और ये कहा जाता है कि पहले तो वो बसेस जो होती थी और या फिर ट्रेन्स होती थी, तैयारे होते थे, उसके टिकट्स बुक कराया करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बसेस भी मैदान में उतारी, यानी कुछ बसें ख़रीदी, और फिर आप देखेंगे टूर्स एंड टूरिज़म, ये ट्रैवल एंड टूरिज़म का जो शोबा है उसमें दाखिल हुए। और आज हाल ये है कि अल हिंद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो ब्रांचेस है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 ब्रांचेस है जो मुख्तलिफ ममालिक में फैली हुई हैं। ख़ास तौर पर आप खलीजी ममालिक में अगर आप सऊदी अरब ले लेंगे, या फिर आप मुत्तहिदा अरब इमारत है, क़तर है, बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, अगर वो ले लेंगे, तो फिर यमन है वगैरह, मस्कत है, वो लेंगे तो वहाँ पर अल हिंद की जो सर्विसेज है आपको ज़रूर दिखाई देंगी। तो बहरहाल अल हिंद का अगर बात करते हैं या फिर हारिस मोहम्मद के टी की बात करते हैं, तो ये आपको बताना ज़रूरी है कि हारिस ने किस तरह तरक्की के मनाजिल तय किए हैं। यानी एक बुकिंग एजेंट से लेकर आज वो अल हिंद एयर के मालिक हैं। साथ ही वो ये भी कहा जाता है कि इंडियन हज व उम्रा एसोसिएशन है उसके वो जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी खिदमात अंजाम देते हैं। तो बहरहाल आपको हम ये बता रहे थे कि किस तरह इंसान तरक्की करता है, और इंसान तरक्की करता है तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। अगर मेहनत नहीं करता तो ये उसकी नाकामी मुक़द्दर बन जाती है। तो बहरहाल इस तरह की ख़बरें हमारे पास हैं, और आपको बताते हैं कि अल हिंद के बारे में किस तरह का बहुत यानी मानदाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं ये कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में शहरी हवाबाजी का एक जिहाद शुरू होगा, और लोगों को इसके नाम पर यरगमाल बनाया जाएगा, हाईजैक किया जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि तरक्की की नज़र से देखें। इस तरह हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान का नुकसान होगा, और हिंदुस्तान तरक्की के जो रफ्तार है उसकी सुस्त हो जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक SIR का सवाल है, SIR के बारे में हम आपको बता सकते हैं कि कैसे हिंदुस्तान में SIR ने बेचैनी पैदा कर दी है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बिहार में SIR किया गया, तकरीबन 60 लाख लोगों के नाम निकाल दिए गए, हज़फ कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए, और फिर वहाँ पर बीजेपी को और JDU को कामयाबी मिली। 243 नशस्ती असम्बली में आप देखेंगे कि बीजेपी और JDU ने एक नहीं दो नहीं 200 सीट्स हासिल की हैं। तो इसका मतलब अपोजिशन कायदीन ने वाज़ेह तौर पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये सब कुछ हेरा फेरी के ज़रिए हुआ है और इलेक्शन कमीशन के साथ साज़बाज़ के नतीजे में हुआ है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह यानी हालात ख़राब कर दिए गए हैं SIR के नाम पर। और आपने देखा किस तरह मगरबी बंगाल में भी SIR जो हैं वो
किया जा रहा है और वहाँ भी लाखों की तादाद में लोगों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में यानी SIR के खिलाफ अदालतों से भी लोग रुजू हुए हैं और मगरबी बंगाल में जहाँ तक SIR का सवाल है उस सिलसिले में जो मुकदमा दायर किए गए हैं आज से उसकी समाअत शुरू होगी, लोगों के एतराज़ात वगैरह की भी। और ये भी कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल में तकरीबन 32 लाख ऐसे वोटरों का यानी नाम हज़फ किए जा रहे हैं जिनके अता पता नहीं मालूम। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और आपको ये बता दें कि ये हम नहीं कहने बल्कि मगरबी बंगाल के जो स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं मनोज कुमार अग्रवाल, उनका कहना है कि जो समाअत है एतराज़ात की उसके तमाम यानी इंतज़ामात कर लिए गए हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। वैसे भी ममता बनर्जी ने कहा है कि हमको किसी का डर नहीं है और हम बीजेपी के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। लेकिन याद रखिए, अगर हिफाज़ कानून की एजेंसियाँ, अगर इलेक्शन कमीशन, अगर बीजेपी और जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं या फिर RSS वगैरह है, अगर एक तरफ हो जाते हैं तो ममता बनर्जी के पास सिर्फ अवाम रहते हैं। और अवाम ही मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तो कहा गया है कि इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के ज़रिए सारे हिंदुस्तान में एक बेचैनी पैदा कर दी गई है। और आपने देखा कि 10 रियासतों और मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों में 4 नवंबर को SIR अमल का आगाज़ हुआ और जिसका सिलसिला आज भी जारी है। और जहाँ तक आप देखेंगे कि ये जो रोल्स यानी फेरिस राय दहिंदगान तैयार की जा रही हैं या पेश की जा रही हैं, उसके लिए मगरबी बंगाल में बताया जाता है कि 3234 मराकिज़ कायम किए गए हैं। तो ये जो खबरें हैं बहुत ही अहमियत रखने वाली खबरें हैं। और इस सिलसिले में आप देखेंगे कि किस तरह जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग अपने नाम फेरिस राय दहिंदगान में नहीं पा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से रुजू हो रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी उसी तरह का खेल खेलती है जिस तरह महाराष्ट्र में खेला गया, जिस तरह हरियाणा में खेला गया, जिस तरह बिहार में खेला गया। बीजेपी के बारे में अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि ये लोग जहाँ पर भी इंतखाबात होते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और दूसरी जो बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतें हैं वहाँ से लोगों को उन रियासतों में मुंतकिल करवाते हैं, आधार कार्ड पर पते चेंज करते हैं, फिर अपने नाम बहैसियत उस रियासत के वोटर्स के शामिल करते हैं और इस तरह ये इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। इस ज़िमन में कहा गया है कि महाराष्ट्र में कम से कम 25 लाख इस तरह के वोटर्स को लाया गया, आधार कार्ड की बुनियाद पर यानी पते थे एड्रेस तब्दील किए गए और फिर उनके नाम वहाँ बहैसियत वोटर्स दर्ज करवाए गए और फिर वो लोगों ने बीजेपी के हक़ में वोट डाले। तो यानी आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह हेरा फेरी की गई है। और इस सिलसिले में राहुल गांधी ने बाज़ाब्ता बेशुमार सबूत और शवाहिद भी पेश किए, लेकिन आप देखेंगे कि सबूत और शवाहिद पेश करने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वैसे भी नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों के नाम नहीं है उनके बारे में कहा गया है कि कम से कम 12 ऐसे दस्तावेज़ात हैं जिसे पेश करते हुए अब वो अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसमें आपको बताऊं SIR के लिए खुद तेलंगाना में भी SIR होने वाला है और हैदराबाद को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा सकता है और तेलंगाना के मुसलमानों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में हमेशा जिस तरह मुसलमान गफलत का मुजाहरा करते हैं, गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें अपना आधार कार्ड तैयार रखना होगा, बिल्कुल उसमें नाम सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए, ये नाम के जो हिज्जे होते हैं वो सही होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हमारे नामों के हिज्जों में फ़र्क होता है, बाप का नाम में अलग लिखा जाता है, बेटे का नाम अलग लिखा जाता है। तो वो सोचने वाली है बाप का नाम भी दुरुस्त कर लें, बेटे का नाम भी दुरुस्त कर लें, यानी आधार कार्ड में अपने जो यानी पते का जो एड्रेस है वो सबूत है, एड्रेस का जो सबूत है वो ज़रूर सही कर लें। और हद तो ये है कि उसमें जो भी तफसीलात है ख़ास तौर पर अपने फ़ोन नंबर को भी उससे लिंक करवाएं तो बेहतर रहेगा। इसी तरह अगर 12 दस्तावेज़ात में आप देखें तो पासपोर्ट जो है वो सबसे
अहम रहेगा। लेकिन आधार कार्ड अगरचे कि आप तैयार रखें, ताहम इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम आधार कार्ड कबूल नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है, इसलिए कबूल नहीं करें क्योंकि महाराष्ट्र में, फिर बिहार में और हरियाणा में जिस तरह बीजेपी ने खेल खिलाया, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है, और ख़ुद उन राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी इल्ज़ाम आयद किया, ख़ासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बीजेपी के हाथों कठपुतली यानी पपेट बने हुए हैं। हम तो इसे इत्तेफाक नहीं करते, राहुल गांधी ने ये बात कही है। तो बहरहाल अगर इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तानी जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। मगर राहुल गांधी ने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की है, ये देखने वाली बात है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, अगर आप पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहा है तो आप गाली देने वाले पर तो खामोश रहते हैं, लेकिन अगर संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहा है तो फिर आप उस पर मुकदमा दायर क्यों नहीं करते। यही हाल इलेक्शन कमीशन का है कि राहुल गांधी संगीन और इल्ज़ामात चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नरान और इलेक्शन कमीशन पर आयद कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा दायर नहीं किया जा रहा है। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि आप हलफनामा यानी एफिडेविट दाखिल करो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किसकी गलती है, कौन मुजरिम है, कौन खाती है और कौन जमहूरियत को तबाह कर रहा है, कौन सेकुलरिज्म को बर्बाद करने का जिम्मेदार है, वो आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। और आपको ये बता दें कि आधार कार्ड का जहाँ तक सवाल है वो आप देखेंगे कि उससे कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन आधार कार्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कहीं इलेक्शन कमीशन आपको कहता है कि आधार कार्ड हम कबूल नहीं करेंगे, 12 दस्तावेज़ात है, उन्हें कबूल करना ही पड़ेगा। और दूसरी अहम बात यह है कि आप अदालतों से भी रुजू हो सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आसाम में जहां गरीब है मुसलमान, जहां तालीम याफ्ता मुसलमान नहीं है, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा NRC के दौरान। और आपने देखा कि किस तरह वहाँ बेशुमार यानी हज़ारों की तादाद में आज भी आसाम के कई मराकिज़ हिरासत में मुसलमानों को सिर्फ इसलिए बंद रखा गया क्योंकि उनके पास दस्तावेज़ात सही नहीं थी, यानी किस दस्तावेज़ात में कुछ गड़बड़ थी। आप अंदाज़ा कीजिए वो उनकी खामी का नतीजा है। हालांकि वो हिंदुस्तानी है, बाय बर्थ हिंदुस्तानी है, लेकिन उन्हें सताया जा रहा है। अब तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी डिटेंशन जो सेंटर्स है वो खोले जा रहे हैं और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि 3 टायर सिक्योरिटी वहाँ तैनात की जाएगी। यानी CI जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, CRPF, उसे तैनात किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और हद तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर बांग्लादेशी आकर आबाद हो गए हैं। तो अगर बांग्लादेशी आकर वहाँ पर आबाद हो गए हैं या उन्होंने दरअंदाजी की है तो इसका की नाकामी मरकज़ी वजारत दाखिला को होती है। बीजेपी इसके लिए ज़िम्मेदार है और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और मोदी इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर कोई दरअंदाजी कर रहा है तो उनसे ये सवाल किया जा सकता है कि हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में किसकी हुकूमत है। डबल इंजन सरकार पर बहुत बड़ा फ़ख्र करते हैं, लेकिन दरअंदाज अगर दाखिल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मोदी हुकूमत पूरी तरह हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। मरकज़ी मरकज़ी वज़ारत दाखिला के साथ साथ उत्तर प्रदेश की हुकूमत भी पूरी तरह नाकाम हो गई है। अब इन्हें अखलाकी तौर पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए क्या इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। जो लोग सरहदों की हिफाजत नहीं कर पा सकते तो फिर उन्हें इक़्तिदार में रहने का क्या हक़ हासिल है, ये सोचने वाली बात है। और ये सवाल अपोजिशन को भी मोदी से करना चाहिए, अमित शाह से करना चाहिए, योगी से करना चाहिए और दूसरे बीजेपी कायदीन से करना चाहिए। और साथ ही बीजेपी की जो मरबी तंजीम है यानी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सरपरस्त तंजीम कहा जाता है, RSS, उससे भी सवाल करना चाहिए कि इस तरह मुल्क के सरहदों की हिफाजत नहीं की जा रही है तो क्या हुकूमत को इख्तियार में रहने का हक़ हासिल है। ये एक अहम सवाल है। ये सबसे बड़ी अगर नाकामी है, अगर दरअंदाजी के अगर ये कहते हैं दरअंदाज आ रहे हैं तो फिर इसके लिए ये जिम्मेदार हैं, इन्हें अखलाकी तौर पर अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इस तरह की खबरों का सवाल है, हमने आपको खबरें सुनाई हैं और आपको ये बताते हैं कि हमारे साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह हम आपको इसी तरह के मुकामी, इलाकाई और रियासती के साथ साथ कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरें भी पेश करते रहेंगे। बहरहाल अब इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।